अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। बिलाखिर वो मुलाकात हो गई नाजरीन जिसका इंतजार था। जहांगीर तरीन के तहरीक इंसाफ में मौजूद साथियों ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। एक वक्त वो था जब जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ हुकूमत की तश्कील के लिए लोग ला रहे थे, और आज ये वक्त है कि वही लोग जहांगीर तरीन के लिए इमरान खान से मुलाकातें कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इनमें कौमी असम्बली के भी अरकान शामिल हैं। 22 अरकान असम्बली जो हैं वो पंजाब असम्बली से थे। मुलाकात का एजेंडा एक नुक्ते यानी तरीन साहब के लिए तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगना था। इस मुलाकात में अहम शिरकत गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की थी। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने मुलाकात का अहवाल बड़े अहम अल्फाज में बताया। जरूर देखूंगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, और मैं इस पर आपको सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरे साथी हैं। मेरे मुखालिफ भी जो लोग हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा। और हम उनकी इस यकीन दहानी पे हमने उनका शुक्रिया अदा किया है, और हमें अपने कप्तान और अपने वज़ीर आज़म पर पूरा यकीन है। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ, और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ, और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूँगा। अब राजा रियाज साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें यकीन दहानी कराई है, लेकिन राजा रियाज के चेहरे के तासुरात उनके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रहे थे, और उसकी तस्दीक मुलाकात की अंदरूनी कहानी से भी अभी हो रही है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप ने इमरान खान से बैरिस्टर शहजाद अकबर को जहांगीर तरीन के केसेस के मामले से अलग करने और जस्टिस साहिर अली, तसद्दुक जिलानी और नासिरुल मुल्क की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की, जिसे वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। यानी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि शहजाद अकबर जो हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। एक तरफ ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब जो इस मुलाकात से पहले खबरें आई थी कि हुकूमत ने जहांगीर तरीन को बेहतरी का पैगाम भेजा था, और ये पैगाम जो था वो शुगर तहकीकाती टीम के जो सरबराह हैं उनको हटाने की सूरत में था, क्योंकि टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान ने खबर यह है कि जहांगीर तरीन की शुगर स्कैंडल में गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली थी। अब क्या ऐसा ही है जैसे नज़र आ रहा है, या बात कुछ और है? आने वाला वक्त ये सब कुछ बता देगा। लेकिन इससे पहले आज मुलाकात में क्या हुआ वो पूछेंगे वज़ीर आज़म से। मिलने वाले जहांगीर तरीन के वक्त में शामिल तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मुल्तान से इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त भी दी। नईम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सलमान नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम आज आपकी मुलाकात हुई, और मेरे भी 2-3 ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जो इस मुलाकात में शामिल थे। आप खुद भी इस मुलाकात में शामिल थे। एक तो ये कि शहजाद अकबर साहब के हवाले से क्या बातचीत हुई, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा नहीं जी वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी का भी आपने मुतालबा किया था, वो भी वज़ीर आज़म नहीं माने। बात क्या हुई, और क्या आप मुतमईन होकर लिख रहे हैं? क्योंकि राजा रियाज साहब के अल्फाज से तो नहीं लग रहा कि आप लोग मुतमईन हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले तो शहजाद अकबर साहब का आपने सवाल किया। शहजाद अकबर साहब के हमने इन्वेस्टिगेशन से उनको अलग करने का मुतालबा किया था कि उनको इन्वेस्टिगेशन से अलग किया जाए, ना कि हमने उन्हें रिमूवल का मुतालबा किया। ऐसी कोई बात नहीं है जो मीडिया में चल रही है। वज़ीर आज़म साहब ने जो है ना उनकी जो इन्वेस्टिगेशन पर इन्फ्लुएंस है उस पर बात की कि मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं थी। अगर आप लोग मुझे बता रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल ख़ुद मॉनिटर करूँगा और इसको देखूंगा कि अगर किसी का भी इन्फ्लुएंस है, शहजाद अकबर साहब का है या उनके ऑफिस में से किसी का भी है, तो उसको ख़त्म किया जा सके। जहाँ तक जुडिशल कमीशन की बात है, बिल्कुल वो मुतालबा किया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब के ज़ेरे असर जो है वो सेनेटर अली ज़फ़र साहब इस चीज़ को देखेंगे। FIA वालों से भी वो बातचीत करेंगे, और तरीन साहब के जो लॉयर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब देखेंगे कि इस केस को अब फर्दर कहाँ लेकर जाना है। ठीक है, तो इसमें सलमान साहब बात यह कि बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं वही इस सारी चीज़ को ओवरसी कर रहे हैं। FIA उनके अंडर है, वो मामले खुसूसी हैं बराए एहतसाब। तो क्या उनसे गिले शिकवे जहांगीर तरीन साहब के खुद और आप लोगों की क्या वजह है कि आप समझते हैं कि उनको इस इन्वेस्टिगेशन से हटाया जाए? हम ये समझते हैं कि वो जो है ना वो इस इन्वेस्टिगेशन पर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़
FIRs भी काटी गई, वो इस्लामाबाद में ड्राफ्ट की गई और USB के ज़रिए लाहौर भेजी गई, जिनको लाहौर में समझ लें कि FIR काटी गई। हम ये समझते हैं कि सारा ये जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और सारी जो ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उस पर इस्लामाबाद वाले अफराद जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर को पहली दफ़ा समझ लें कि जहांगीर तरीन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया गया। उससे पहले जो है वो वन साइडेड जो है वो बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनाई जाती थी। अब जो है वो दूसरी साइड की बात भी सुनाई गई है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इस पर लाजमी इसको टेक ओवर करेंगे और जिस तरह के उन्होंने हमसे वादा किया है वो इस चीज़ की खुद निगरानी करेंगे। हमें फ़िलहाल पूरी उम्मीद है, अगर इस तरह ना हो सका फिर हम दोबारा से बैठेंगे। हमारे ये ग्रुप जो है जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ये कायम है, दोबारा से इसकी मीटिंग होगी। अगर वो हमसे जो वादे किए गए हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर दोबारा से आइंदा के लाहेमल का हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें एक तो ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप आपने उसको नाम दे दिया, इसमें कितने प्रिसाइजली कितने MNAs और MPAs जो हैं वो तो जो मीडिया पे आए हैं वो तो हैं, लेकिन अदरवाइज भी क्लेम आपका क्या है कि कितने लोग जो हैं MNAs MPAs आपके साथ शामिल हैं और अगला लाएअमल क्या हो सकता है? लेट्स सपोज अगर ये नहीं हो सकता तो अगला लाएअमल क्या हो सकता है? आप बजट नहीं मंजूर होने देंगे, क्या होगा? जी, इसमें अगर हम नंबर्स देखें तो आज जो आपने लिस्ट देखी होगी वो 11 MNAs हैं और 22 MPAs हैं। इसके अलावा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस राब्ते में हैं। इवन के सिंध से जो हमारे MNAs हैं, कराची से, वो भी तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं। और भी बहुत सारे लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं डिफरेंट प्रोविंसेस से वो तरीन साहब के साथ राब्ते में हैं। तो मैं समझता हूँ ये तादाद में तो इजाफा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 50+ भी जो है ना वो हो सकती है। और बाकी बात रही कि अगर हम ये मुतालबात नहीं हमारे तस्लीम होते तो हम दोबारा से एक दफ़ा रीयूनियन करेंगे, हम दोबारा से मीटिंग करेंगे, क्योंकि 3 तारीख को जहांगीर तरीन साहब की जो है वो कोर्ट में इंटरम बेल के लिए पेशी भी है। तो उस पेशी पर हम इकट्ठे होंगे, उसके बाद भी इकट्ठे होंगे और हम आपस में मुतफ़िका फ़ैसला करेंगे। जो भी आइंदा अगर लाएअमल बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो मुतफ़िका फ़ैसला करेंगे। ठीक। अच्छा सलमान साहब, ये लाएअमल क्या हो सकता है? मैं समझना चाहता हूँ, तरीके अदम एतमाद तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बजट सेशन अटेंड ही ना करें या ना मंजूर होने दें? जी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस में बहुत सारे MPAs का ये राय बिल्कुल है कि हम बजट सेशन का बाइकआउट करें और बजट मंजूर ना होने दें, लेकिन इट्स टू अर्ली कि हम क्या फ़ैसला करेंगे। मैं प्रेडिक्शन तो यहाँ पर बैठ के नहीं कर सकता, लेकिन मुख्तलिफ MPAs की बिल्कुल ये राय ज़रूर मौजूद है जो आप बात कर रहे हैं। जी, सलमान नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, बड़ा मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है इमरान खान साहब के लिए सियासी तौर पर, क्योंकि आगे जाके बजट मंजूर कराना है, जहांगीर तरीन साहब को राज़ी करना है और वो तभी राज़ी होंगे जब उनके केसेस का फैसला जो है वो जहांगीर तरीन साहब के हक़ में होगा। ऑल्दो वो तो इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ मिलना भी चाहिए, नज़र भी आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कैंप इस वक्त क्या सोच रहा है? वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान और SAPM बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जहांगीर तरीन ग्रुप की आज जो इमरान खान से मुलाकात हुई उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई और उसमें जो मुल्तान से सलमान नईम साहब हैं वो पंजाब असम्बली में जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को शिकस्त भी दी थी वो उस मुलाकात में शामिल थे। उनकी रिजर्वेशंस और जो भी आज उनकी इमरान खान साहब से बात हुई उसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिल साहब, लास्ट वीक जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ये प्रॉमिस किया था कि जब मुलाकात होगी उसके बाद आपके सामने ये सारी तफसीलात रखेंगे। तो आज आप हमारे सामने मौजूद हैं। 2 बड़े अहम उनके जो रिजर्वेशंस थे, कंसर्न्स थे, एक तो शहजाद अकबर साहब को लेकर, लेकिन इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया शहजाद अकबर साहब पर। तरीन साहब के लोग अभी भी कह रहे हैं कि FIR उनके कहने पर हुई और वो सारा सब कुछ इन्वेस्टिगेट वही कर रहे हैं, मॉनिटर वही कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। तो क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, क्या वजह उसकी हो सकती है कि वो समझते हैं कि नहीं जी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर रहे तरीन साहब के मामले में? देखिए शाहज़ेब, इसमें बात यह है कि जो असल मुद्दा था वो ये था कि जो ये मेंबरान पार्लियामेंट आज तशरीफ़ लाए थे उनकी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक इन हाउस मीटिंग थी। इन हाउस मतलब कि हमारी अपनी पार्टी के तमाम लोग थे और ये अपनी पार्टी के चेयरमैन के साथ बात कर रहे थे
कि उन्हें लगता है कि जहांगीर खान तरीन, जिनका बहुत ज़्यादा काम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो उनके तमाम के बहुत ही सहर हासिल जो उनकी गुफ्तगू थी वो सुनी, तफसीलन गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर ने उनकी सुनी, जो उनके रिमार्क्स थे या उनकी जो गुजारिशात थीं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनके साथ अपना तबादला ख्याल भी किया, जिसका मैं अल्फाजबाजी में नहीं जाता क्योंकि वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसका जो सियाको सबाक है, जो मतन है, जो समराइज़ है, वो ये है कि तरीन साहब के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी, और अगर किसी को किसी किस्म का कोई शक है या किसी किस्म की कोई डर है कि उनको विक्टिमाइज़ किया जाएगा या किसी और को भी विक्टिमाइज़ किया जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उनके साथ सिर्फ इंसाफ होगा और कुछ नहीं होगा। अगर वो गिल्टी हुए इन्वेस्टिगेशन के पे तो तब भी इंसाफ होगा, अगर वो गिल्टी नहीं हुए तो तब भी इंसाफ होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जो शुगर इंक्वायरी टीम के जो सरबराह थे डॉक्टर रिजवान साहब, ये कुछ रूमर्स ये चल रही थी कि वो तरीन साहब को अरेस्ट करना चाह रहे थे इसी इंक्वायरी के सिलसिले में, लेकिन उन्हें हटा दिया गया और साथ में उन्होंने कोई समन कर दिया था खुसरो बख्तियार साहब को भी। चूंकि ये सारे मामला जुड़े हुए हैं, तो क्या उनको हटाने की वजह क्या बनी? क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था या वाकई इसी तरह का कोई था कि वो तरीन साहब को अरेस्ट करने वाले थे इसलिए उन्हें हटाया गया? देखिए, ये तो आपको FIA बता सकता है, मेरे पास तो मैं FIA का तो आपको पता है स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। ये आपको FIA बताएगा नंबर 1। और अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब देते हुए आपको बताता हूँ कि ये वजह थी या वो वजह थी, तो इसका तो बड़ा सीधा सीधा मतलब है कि जो मेरा ऑफिस है, जो हमारा ऑफिस है, वो इसमें फिर इसका मतलब इन्वॉल्व है। इसलिए यकीनी तौर पर मुझे इसकी किसी वजह का नहीं पता, और ये FIA बताएगा आपको वजह, या आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ बात करनी पड़ेगी जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सारी चीज से हटकर FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खान साहब ने आज इंश्योर कर दिया है तरीन साहब के लोगों को कि जी उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा, लेकिन ये मामला अगर बजट तक चला जाता है और एक डेडलॉक आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर यही लोग कहें कि जी ये केसेस आप पीछे करें, हटाएं, ये सारा मामला खत्म करें, शहजाद अकबर को इंक्वायरी से हटाएं, वरना हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए, पंजाब में भी और यहां भी। ये आपका एक एनालिसिस हो सकता है, लेकिन ये एनालिसिस जब तक कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता उससे पहले उसका तज्जिया कैसे किया जा सकता है? कोई तज्जियाकार तो कर सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन एक अजम्पशन के ऊपर तज्जिया आप सेंस क्या कर रहे हैं? क्या उस तरफ बात जा सकती है? वक्त नहीं है, उस तरफ बात जा सकती है, खड़ा होगा तो फिर आपको कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बात उस तरफ चली जाए, बिगड़े। मुझे बिल्कुल, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जून तक मैं जिंदा हूंगा, सांसें ले रहा हूंगा कि नहीं, मेरे अल्लाह को पता है कल के दिन का। वो आपको पता है सारी बातें अल्लाह 10 साल की सुना प्लानिंग की हुई है, तो जिस दिन वो अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, लेकिन ये तो महीने 2 की बात है ना, तो बजट को तो कंटिजेंसी प्लान आपके जहन में होने चाहिए। अगर ये लोग ना हो तो कैसे मंजूर होंगे? नहीं, बिल्कुल वो तो प्लान होंगे, लेकिन आपको तो जवाब तभी देंगे ना जब कोई सिचुएशन होगी तो उसमें जवाब देंगे। आप जो सवाल कर रहे हैं वो मेरे से करना इसलिए मुनासिब नहीं है, किसी तज्जियाकार से होना चाहिए, वो अपना क्याफा लगाएंगे। मैं इस पोजीशन में आपको ये जवाब किसी सूरत भी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जब एक सिचुएशन लेकिन आपका जवाब जो है उससे मैं सेंस करके फिर आगे तज्जिया करूंगा। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, 2 बड़े अहम सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो जो आपकी साइंस की वजारत है वो फवाद चौधरी इज वन ऑफ देम के, जो हम भी कहते आए हैं और बाकी भी कहते हैं वन ऑफ योर बेटर परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स। लेकिन जब से शिबली फराज साहब आए हैं, पहले चांद के मसले पर रुवैत पे जो फवाद ने काम किया उसको उन्होंने अंडरमाइन करने की कोशिश की, अब वो वेंटिलेटर्स पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो क्या ये शिबली फराज साहब गलत बयानी कर रहे हैं या फवाद साहब की कारकर्दगी वाकई खराब थी, उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जो भी था ये अच्छा नहीं कर रहे, आपकी अपनी गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है जो भी वो बयानात दे रहे हैं? देखें शाहजेब, इसका जवाब तो शिबली फराज साहब देंगे कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, लेकिन मैं ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बता सकता हूँ कि मेरी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के साथ इंटरेक्शन रही जब वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपनी वजारत कर रहे थे, और कई दफ़ा मीडिया से रिलेटेड मामला या वैसे भी उनके ऑफ़िस में जाना हुआ, और जब मैं ऑफ़िस में जाता था तो हर दफ़ा कोई ना कोई मीटिंग वो ऐसी चेयर कर रहे होते थे
जो बीइंग एन एकेडमिशियन फ्रॉम द US मैंने वहाँ पढ़ाया, तो मेरे लिए भी बड़ी ही वो प्लेजेंट सरप्राइज़ होता था। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अभी वो जो लास्ट प्रोजेक्ट जिस पे वो काम कर रहे थे, जो मैंने उसकी वन ऑफ द मीटिंग मैं गया तो वो मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने मुझे उसी मीटिंग के अंदर बुला लिया, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आए हुए थे पाकिस्तान की और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो उन्हें ब्रीफिंग दे रहे थे। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट था कि जैसे गूगल ने अफ्रीका में बैलून्स हवा में भेज के और ऐसे रिमोट एरियाज़ जिनमें वैसे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो वो स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ जिन इलाकों में नहीं है, और पाकिस्तान के जो रिमोट बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं और दूसरे एरियाज़, वहाँ की आवाम को इंटरनेट की फैसिलिटी देना। अब ये बहुत ही इनोवेटिव था और मेरे ख्याल में आम शख्स या आम फहम का जो आदमी डॉक्टर साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन सवाल ये है ना कि हंसेगा, तो इसलिए उनकी बहुत इनोवेटिव थिंकिंग है। फवाद चौधरी की परफॉर्मेंस अगर कोई अंडरमाइन कर रहा है और उसकी अच्छी रही है, अंडरमाइन कर रहा है, तो इस पे तो वज़ीर आज़म साहब को नोटिस लेना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे कि वज़ीर सेहत तैमूर झगड़ा साहब के खिलाफ FIR हो गई है SOPs ना फॉलो करने पर, खिलाफ वर्जी पर, तो क्या यहाँ से क्या सोच है उस पर, क्या किया जा रहा है उस पर? देखिए, तैमूर झगड़ा साहब जो हैं वो उनके पास दो बड़े अहम पोर्टफोलियोज़ हैं, एक फाइनेंस का है और दूसरा उससे भी अहम आज के तनाज़र में हेल्थ का पोर्टफोलियो है। वो एक बहुत ही पढ़े लिखे और बासलाहियत आदमी हैं। मेरी भी समझ से बाहर है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो हेल्थ मिनिस्टर होके एक बंद रेस्टोरेंट को खुलवा के SOPs को वायलेट करके उन्होंने वहाँ पर एक इफ्तार पार्टी दी। अब आपको भी पता और मुझे भी पता है कि शायद हम इस टाइम झगड़ा साहब के ऊपर सारे के सारे मीडिया के दोस्त भी, मैं भी, और सब उनके ऊपर अपना गुस्सा डाल रहे हैं और उनके ऊपर FIR भी हुई, जो कि राइटली सो। झगड़ा साहब ने इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझा और ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। तो मेरी तमाम दोस्तों से इस इशू के तनाज़र में भी 10 बदस गुजारिश है कि SOPs पर अमल कीजिए। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि अभी मैं मुल्तान गया था और वहां पर मैं जो लोगों का रिएक्शन देख रहा था कि वो बगैर मास्क के नहीं हो रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, नून लीग के गिर्द भी एहतसाब का दायरा जो है वो उसी तरह तंग होता जा रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तो जमानत पर रिहाई मिल चुकी, लेकिन आज रियासत मुखालिफ तकरीर के इल्जाम में नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ भी जो मुकदमात थे वो उसी तरह कायम हैं और अभी उनकी समाअत मजीद शुरू होने वाली है। हाल ही में पहले नैब ने उनकी तमाम जायदादें जो हैं वो नीलाम करने का फैसला किया, जबकि नवाज शरीफ को पहले ही इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। अब उनके केसेस से मुतालिक अपीलों पर समाज चलाने के लिए हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है। इसीलिए कल से पनामा केसेस से मुतालिक जो उनकी दरख्वास्तें हैं उनकी समातों का बाकायदा आगाज हो रहा है। आपको याद दिलाते चले कि दिसंबर में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते वक्त एहतसाब अदालत ने अपीलों के मुस्तकबिल से मुतालिक सवालात उठाए थे कि क्या सब जो है वो मतलब नैब को सुनकर फैसला किया जाए सबको, या उनको इनके केसेस जो हैं वो खारिज कर दिए जाए। दूसरा ये है कि जज वीडियो स्कैंडल का क्या होगा, क्योंकि उसके आने के बाद जो फैसले हुए थे उस पर भी सवालात उठ गए थे। इन सवालात से मुतालिक अब नैब जो हैं वो उनसे कल जवाबात लेने हैं, लेकिन इस मामले में हुकूमती कोशिशें जो हैं वो फिलहाल जल्दबाजी का तासुर दे रही हैं, जिससे कई कानूनी सवालात भी जन्म ले रहे हैं। सबसे बढ़कर नवाज शरीफ की अपीलों को फिक्स करने से आइन का जो आर्टिकल 10 है उसके तहत फेयर ट्रायल का मकसद जो है वो नून लीग का मौकिफ है कि वो जाया हो जाएगा, बिलखुसूस जब नवाज शरीफ खुद बाहर हैं और उनको इश्तिहारी करार दिए जाने की वजह से उनके वकील को भी नहीं सुना जाएगा। ऐसे केसेस में रिवायत तो ये है कि कोर्ट इन केसेस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक दाखिल दफ्तर कर देती है ताकि कोई शख्स जब गिरफ्तार हो या खुद पेश हो तो अदालत उसको सुने। इस मामले में पहले ही जज अरशद मलिक की वीडियो की वजह से एक तनाज़ा खड़ा हो चुका है और नवाज शरीफ को मिलने वाली सज़ा पर मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन ने उंगलियां भी उठाई। तो क्या इस मामले पर अब हुकूमत हर हाल में एक फरीक को सुने बगैर इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में बज़िद रहे? जो भी हो, चूंकि ये कानूनी मामलात हैं, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू हम नहीं कर सकते, लेकिन चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, एहतसाब नजर आना चाहिए। जिस तरह आज इमरान खान साहब अपने लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि उन्हें गिला ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, इसी तरह बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका भी दावा यह है कि उन्हें भी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो किसके पास जाएं? वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात।
वेलकम बैक नाज़रीन। देर आयत दुरुस्त आयत, कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और इस सूरत हाल में इम्तिहान लेने के गलत और मुतनाज़ा फैसले पर होने वाली शदीद तनकीद के बाद बिल आखिर तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने आज NCOC के इजलास में मौन खुसूसी बराए सर डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान किया। यानी अब 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा और 9वीं यानी 9th से 12th क्लास तक 12वीं जमात के जो इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे उन्हें अब मुलतवी कर दिया गया है, जबकि ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर में लिए जाएंगे। ये फैसला हुकूमत ने देर से किया और इस गुज़श्ता रोज़ जब इम्तिहानात शुरू हुए थे तो मुल्क भर में वालिदैन और तलबा ने शदीद गुस्से का इज़हार किया था, क्योंकि एक तरफ हुकूमत बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से लॉकडाउन का इशारा दे रही थी और दूसरी जानिब जो है कई अजला में उसका इतलाक भी कर दिया गया, मतलब मर्दान में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। साथ ही समाजी सरगर्मियों बशमूल जो गैदरिंग्स थी उन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। दूसरी जानिब सैकड़ों बच्चों को इम्तिहानी मराकज़ भेजकर इस खतरनाक सूरत हाल में उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का रिस्क ले लिया गया था। लेकिन आज वज़ारत तालीम ने NCOC के इजलास के बाद एक अच्छा फैसला किया जिससे वालिदैन और बच्चों की परेशानी जो है वो यकीनी तौर पर कम हुई है। लेकिन इस पर अभी भी नाज़रीन कुछ कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के अभी भी, और खुसूसन जो इंटरनल ग्रेडिंग है उसको असेस करना हो, क्योंकि दुनिया भर में कैम्ब्रिज के जितने भी ज़्यादातर ममालिक में इम्तिहानात जो हैं वो पोस्टपोन्ड हुए, लेकिन जो ग्रेडिंग है इंटरनल ग्रेडिंग है उसके ज़रिए से स्टूडेंट्स को असेस किया गया, उनके नताइज को। पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, जिब्रान नासिर ने एक वीडियो हमें भेजी है, वो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। बाकी तलबा 1 अप्रैल से शाहराहों के ऊपर और 9 अप्रैल से अदालतों के कमरों में जो बात कह रहे थे, आज शफकत महमूद साहब ने वही तस्लीम कर ली कि पाकिस्तान के कोविड इंडिकेटर साजगार नहीं थे किसी भी सूरत हाल में कि फिजिकल एग्जाम्स कराए जा सकें, मगर अपनी जिद में, अपनी अना में या अपनी इग्नोरेंस और इंडिफरेंस के अंदर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन 17 अप्रैल की मिस कर दी, जिससे पहले कैम्ब्रिज ने दुनिया भर के तमाम मुल्कों को मौका दिया था कि वो इम्तहान अगर नहीं करवा रहे तो स्कूल एसेस ग्रेड्स के जरिए अपने तमाम तलबा को जो है इवेल्युएट करा के प्रोग्रेस करा दीजिए, हम उनको इक्विवेलेंट ग्रेड दे देंगे, जो इम्तहान के जरिए मिलता है वो हम स्कूल एसेस ग्रेड के जरिए उनको दे देंगे। मगर 17 अप्रैल की डेडलाइन गुजर गई और अब पाकिस्तान के बच्चे इस परेशानी में हैं। A2 को कहा जा रहा है कि आप इम्तिहान दीजिए और बाकी बच्चों को कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में पेयर होना, और जब उस वक्त क्लियर हो जाओ तो जो अगला साल है तुम्हारा एकेडमिक ईयर, क्या वो भी नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में मुकम्मल करोगे या वो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तुम्हें जुलाई या जून में मुकम्मल करना पड़ेगा? यानी कि इस एकेडमिक ईयर के बाद अगला एकेडमिक ईयर 5 महीने का हो जाएगा या 6 महीने का हो जाएगा। आप किस किस्म के प्रेशर में डाल रहे हैं स्टूडेंट्स को? खुदारा अब भी कैम्ब्रिज से डिटेशन लेने के बजाय कैम्ब्रिज को बावर कराइए कि कोविड की वजह से अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, चीजें चेंज हो रही हैं वक्तन फवक्तन, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए, स्कूल एसेस ग्रेड्स का ऑप्शन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, तलबा को मुहैया करवाइए। बहुत शुक्रिया, जिब्रान नासिर ने हमारे लिए ये वीडियो भिजवाई थी। नाज़रीन, आपने सुना कि स्कूल एसेस ग्रेड ये एक ऐसा मसला है जो कि जिब्रान ने बड़ी अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन किया, और शफकत महमूद साहब से हमारी अपील है कल वो हमारे प्रोग्राम में आए और बड़े बड़े तफसील से उन्होंने बड़े चुभते हुए सवालात का भी जवाब दिया, और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कल हमारे शो में कहा था कि NCOC की मीटिंग में हम ये सारे कंसर्न्स लेके जाएंगे, और अगर NCOC समझती है कि स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें वो इम्तिहान नहीं दे पाते तो यकीनी तौर पर इम्तिहानात को मुलतवी किया जाएगा। आज उन्होंने इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया। अब हमारी उनसे दरख्वास्त ये भी है कि जो स्टूडेंट्स जो कि अभी तक मुतासिर हैं, स्पेशली जो A लेवल के स्टूडेंट्स हैं और जिनको SAG यानी जो स्कूल एसेस ग्रेड्स हैं उनके ज़रिए उनको उनकी मार्किंग की जाए या कैम्ब्रिज से बात की जाए, तो उस पर डेफिनेटली ज़रूरी तौर पर होना ये चाहिए कि शफकत महमूद साहब को कंसल्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को भी, जो कि स्कूल बॉडीज़ हैं उनको भी, और उनको ये श्योरिटी देनी चाहिए कि कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं जिनका 1 साल पूरा ज़ाया होने जा रहा है वो ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि अभी भी ठीक है इम्तिहानात तो मुलतवी हो गए हैं, लेकिन असल जो मसाइल हैं, जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, हमें अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके जो स्पेशली जिन लोगों के साल ज़ाया हो रहे हैं वो बड़े परेशान हैं, ट्रॉमाटाइज हैं इस वक्त। तो शफकत महमूद साहब, हम कोशिश करेंगे कल के शो में उन्हें एक दफ़ा फिर लेने की। वक्त तो चाहते हैं नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में थोड़ी सी बेचैनी फैल गई है और उसकी वजह जो है वो कुछ इमरान खान की जो नई पॉलिसीज़ हैं वो बताई जा रही हैं। बड़ी अहम स्टोरी है, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के लिए सियासी महाज और कानूनी महाज थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में हुकूमत अब एक और नया महाज खोलने की तैयारी कर रही है। इस बार ये महाज इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से खोला जा रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर इंतजामी इस्लाहात के लिए ब्यूरोक्रेसी में मौजूद बड़े बड़े अफसरान को घर भेजने की तैयारियां हो रही हैं। बावसूख ज़राए से हमें मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ग्रेड 20, 21 और 22 के 90 से ज्यादा अफसरान को कब्ल अज़ वक्त रिटायर करने की पूरी तैयारी कर ली है। और हमें जो मालूमात एक्सक्लूसिव हासिल हुई हैं उसके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में पिछले 2 हफ्तों से जारी जो रिटायरमेंट बोर्ड की मीटिंग है उसमें 90 के करीब सीनियर अफसरान को रिटायरमेंट के लिए तजवीज करने का फैसला किया जा चुका है। इस मीटिंग में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी शामिल थे और हमारे जराये के मुताबिक इस मीटिंग के मिनट्स और ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिए जाएंगे, जो इसका हतमी फैसला करेंगे उनकी रिटायरमेंट का। इसमें ब्यूरोक्रेसी के 12 लीडर्स के सीनियर जो केडर्स के जो हैं वो तकरीबन ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। इन अफसरान को रिटायर करने का फैसला उनकी कारकर्दगी, सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ प्रमोशन बोर्ड्स में तरक्की ना पाने की वजह से किया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ये गिला करते पाए गए हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनसे तामुन नहीं कर रही, लेकिन दूसरी जानिब सीनियर अफसरान को कब्ल अज़ वक्त रिटायर किया जा रहा है, जिससे जारी बात है एक रिजर्नमेंट भी अंदर ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है। आपको ये याद दिलाते चले कि ब्यूरोक्रेसी में नैब के खौफ की वजह से भी सेक्रेटरी और दूसरे अफसरान जो हैं सेक्रेटरी लेवल के, वो पहले ही फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे, जिसका एतराफ़ मामून खसूसी बराए तवानाई ताबिश गौर हमारे प्रोग्राम में भी कर चुके हैं। अब ऐसे वक्त में ये इकदाम जो हैं वो कहीं हुकूमत के गले तो नहीं पड़ सकते। बात करेंगे हमारे नुमाइंदा खसूसी रियाजुल हक हमारे है। रियाज, ये क्या स्टोरी है? 80-90 ब्यूरोक्रेट्स को घर भिजवाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? जी बिल्कुल। आदिल जो सिविल सर्विस रूल्स थी उसमें 2020 के उसमें अमेंडमेंट हुई पिछले साल, और अप्रैल और जून के बाद ये पॉलिसी तैयार होना शुरू हुई कि वो तमाम अफसरान जो डेड वुड कहलाते हैं, जो किसी किस्म के फ़ायदे के नहीं हैं इस ब्यूरोक्रेसी के, मुल्क भर के जो 12 केडर्स हैं, जिसमें पुलिस है, जिसमें और मुख्तलिफ इदारे हैं, तो जो केडर्स हैं सारे, तो उसमें देखा जाए कि आया अगर वो काम के नहीं है तो उनको निकाला जाए। तो उसके लिए गुफ्त शनीद होती रही। पहले 500-600 नामों पर गौर किया गया, उसके बाद होते होते इसके लिए बाकायदा एक बोर्ड बनाया गया। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनकी सरबराही में बोर्ड बना, और पिछले 2 हफ्ते इस पर गौर वखौस होता रहा। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के अंदर मीटिंग्स होती रही हाई प्रोफाइल, जिसमें तकरीबन 1300 से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं 20, 21 और 22 ग्रेड के, उनका जायज़ा ले गया, उनकी परफॉर्मेंस का। कई ऐसे थे जो सुपर सीड हुए, यानी कई ऐसे बोर्ड्स में उनकी प्रमोशंस नहीं हुई, जो हाई पावर्ड जो बोर्ड होते हैं, जिसको जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल के उस पर चेयर किया जाता है, उसमें उनकी प्रमोशन नहीं हुई। उसके अलावा कोई अच्छी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी, कोई अचीवमेंट्स नहीं थी, ACRs नहीं थी, तो उनको बाकायदा तौर पर निकालने का फ़ैसला कर लिया गया, जिसमें 90 से ज़्यादा जो है वो नाम आ रहे हैं, जिनकी जो नाम है वो फाइनल कर लिए गए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को वो नाम और मिनट्स जो सारी डिटेल्स हैं वो भिजवा दिए जाएंगे, और उसके बाद जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये सारी एक तकरीबन 1.5 से ये सिलसिला जारी था, और तकरीबन अब जाके अगले महीने के आखिर तक ज़रा ये कह रहे हैं कि इसमें रियाज अब आगे इस प्रोसेस में क्या होगा? इसमें जाहिर बात है मज़ामत भी होगी, और हर कोई अपने इलाके के MNAs और फेडरल मिनिस्टर्स, आपको पता है हाउ थिंग्स वर्क इन ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान। लेकिन इसके पीछे थिंकिंग क्या है, आगे प्रोसेस क्या होगा, थिंकिंग क्या है? आप इस तरह उठा के 80-90 ब्यूरोक्रेट्स को तो घर नहीं भिजवा सकते, कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगी। क्या उसकी वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, उसकी बुनियादी तो वजह यह है कि ऐसे अफसरान जो शायद ब्यूरोक्रेसी पे बोझ हैं, उनकी तनख्वाहें भी वो मुख्तलिफ इदारों में मौजूद हैं, लेकिन 20, 21, 22 बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रेड होता है, जिसमें कई जगह पे जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं या जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, तो उनको एडिशनल चार्ज भी सेक्रेटरी का मिलता है, और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं ये। तो मुल्क भर में अगर 12 जो तकरीबन 80-90 लेवल जो अफसरान है उसको नंबर में उनको आप निकाल रहे हैं, तो खासा अच्छा जो है उस पर असर पड़ेगा। इसके पीछे जो सारा प्रोसेस है वो एक लंबा प्रोसेस होगा ज़ाहिर है, जिसमें ये सारा जब प्रोसेस किया गया था तो कोशिश ये की गई थी कि लिटिगेशन में ना जाएँ, अदालतों में मामलात ना जाएँ, और जब ये अदालत में जाता भी है तो बड़े अच्छे तरीके से इसको हल किया जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जब ये मंजूर होंगे तो उसके बाद शो काज नोटिस जारी होंगे इन तमाम अफसरान को, उसके बाद इनकी पर्सनल
हेयरिंग होगी, इन पर्सनल हेयरिंग के बाद फिर बाकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा कि किन अफसरान को निकाला जाए और किन को छोड़ दिया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा और इससे पहले 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत भी कर चुकी है ना, दिसंबर में तकरीबन, लेकिन आगाज़ किया था, एहसन इकबाल साहब भी इस मामले को देख रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा कामयाबी नहीं हो सकी, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई थी। तो अब भी बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है, एक तरफ नैब की तलवार लटक रही है जैसा आपने जिक्र किया था, और दूसरी तरफ ये मामलात होंगे तो ब्यूरोक्रेसी और वज़ीर आज़म पहले भी गिले करते रहे कि ताउन नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस मामला होगा और देखते हैं कि हुकूमत इसको कैसे हैंडल करती है। लेकिन रियाज, यहाँ पे सवाल ये कि जो इस्लाहात ब्यूरोक्रेसी की होनी थी, सिविल सर्विस में होनी थी, अरबाब शहजाद साहब जिसको लीड कर रहे थे, क्या ये सारा वही लिंक्ड है, वही अरबाब साहब ही ये सारा करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, अरबाब शहजाद साहब इस सारे मामले को देख रहे थे और पिछले हफ्ते जब ये बोर्ड स्टार्ट हुआ था उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे कि 1300 अफसरान की जो है सारी परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, एवेल्यूएट किया जा रहा है और इनको रिटायर कर दिया जाएगा और सारे मामलात हैं। तो अब बात यहाँ तक आ गई है कि तकरीबन 100 से कम करीब जो नाम है तो वो सारे उसको देख रहे हैं, और जो रिफॉर्म्स की कमेटी है इशरत हुसैन साहब वो भी इनके साथ कोऑर्डिनेटेड हैं। तो ये सारी गवर्नमेंट की सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हैं, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को बहुत से ज़्यादा खदशात भी हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ा खदशा ये हो जाएगा कि जो उनके सीनियर लेवल के जो दोस्त हैं उनके घर जाने की बातें हो रही हैं, तो एक अनसर्टेनिटी तो जाएगी, लेकिन इसको हैंडल करना जो है दानिशमंदाना तौर पर ये हुकूमत का बड़ा इक़दाम होगा, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, शायद हिस्ट्री में पहली बार होगा कि 100 के करीब जो है वो सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स को रज़ाकाराना तौर पे घर भेजने की तैयारी हो रही है। ठीक है रियाजुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।